वेलकम बैक गाइस। आज मैं तुम लोगों के लिए फिर से एक नई धमाकेदार सीरीज को लेके आ चुका हूं। इस सीरीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। क्या होगा तुम्हारा ये सुंदर सा पीसफुल प्लैनेट अर्थ एक नर्क से जुड़ जाए। चारों ओर तुमसे ज्यादा कई गुना ज्यादा पावरफुल खतरनाक मॉन्स्टर तुम्हारे आसपास हैं और तुमने अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉरियर का प्रोफेशन चूज किया हो और अपनी पूरी जिंदगी अपनी बहन को प्रोटेक्ट किया, पावरफुल अपॉर्चुनिटी को अपनी बहन को दिया, जो भी अच्छे प्रेशर मिलते हैं वो अपनी बहन को दिए ताकि वो खुद की प्रोटेक्शन कर सके। पर उसके बावजूद तुम्हारी बहन अपने बॉयफ्रेंड के लिए तुम्हारी पीठ के पीछे तलवार घुसा दे और अपने ही हाथों से तुम्हारी आंखें बाहर निकाल ले। और ऐसा उसकी बहन ने क्यों किया? क्योंकि उसकी बहन को लगता था कि उसका भाई हर जगह पे उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मतलब बस इसके लिए उसने अपने भाई को ही मरवा दिया। तो आज हम ऐसे ही भाई की कहानी जानने वाले हैं। तो अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है। हमें एक ऐसी जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ के आसमान में मौसम बिगड़ रहा है, बारिश हो रही है, बिजलियाँ कड़क रही हैं। उसी आसमान के नीचे खून की नदियाँ बह रही हैं। इन्हीं अनगिनत लाशों के बीच एक खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की अपने हाथों में खंजर लिए कहती है, क्विंग फैंग, तुम सच में कुछ तो हो। इवन तुम्हारे ऊपर 100 फोल्ड एजिंग इफेक्ट चल रहा है, उसके बावजूद तुमने एंशिएंट गॉड रूइन को क्लियर कर लिया। 100 फोल्ड एजिंग इफेक्ट का मतलब कि तुम्हारी उम्र 100 गुना तेजी से बढ़ रही है। वो लड़की कंटिन्यू करती है कि भले ही इस गॉड्स रूइन को तुमने क्लियर किया हो, पर ये डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट मैं ले रही हूँ। इस तरफ क्विंग फैंग बहुत ज़्यादा घायल अवस्था में खांसते हुए कहता है, क्यों आखिर ऐसे समय पर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ। पर इस लड़की ने तो बेदर्दी से क्विंग फैंग की आंखें बाहर निकाल ली थी और वो कहता है, क्या क्विंग फैंग, तुम खुद को मेरा भाई बुलाते हो? तुम तो कुछ नहीं हो, तुम्हें तो बस मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था। तुम्हारे अंदर तो मेरे जैसा खून भी नहीं है, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने आप को मेरा भाई बुलाते हो। तभी पीछे से एक बंदा आता है और वो कहता है, शाओयू, इससे बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसे देख के तो उसकी लड़की तुरंत अपना मूड बदल लेती है और एकदम खुशी से कहती है, ब्रदर सनफेल। और ये सनफाई कहता है, हाँ, ये तुम्हारा सो कॉल्ड ब्रदर, चलो काम तो आया। और वो अपने एमसी से कहता है, क्विंग फैंग, इस बात तो मुझे सच में तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, वरना तुम्हारी हेल्प के बिना तो शाओयू और मुझे ये डिवाइन आर्टिफैक्ट कभी नहीं मिलता। और उसने इस समय पे अपने एमसी की बहन से एमसी की आंखें भी ले ली थी। और वो बताता है, ये सोल स्टीलिंग ब्लेड जो तुम्हारी बॉडी में धसी हुई है, एक ही बार में तुम्हारी सारी लाइफ स्पैन को चूस लेती है। इसे पाने में तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। तो बताओ, हमारा फेयरवेल गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा? इस तरफ हमारा एमसी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्वीन शाओयू, मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स के जाने के बाद इतना बड़ा किया, स्कूल में मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, और जब ये गेम इस दुनिया पे डिसेंड हुआ, मैंने अनगिनत बार अपनी ज़िंदगी रिस्क में डाल के तुम्हें प्रोटेक्ट किया। मैंने सच में तुम्हें मिसजज किया माय डियर सिस्टर। तो उसकी सिस्टर जवाब देती है कि मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद तुम हमेशा ही मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते रहते थे, हमेशा ही मुझे बॉस की तरह कमांड देते, मेरी लाइफ को कंट्रोल करते। पहले सनफाई और मुझे प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारी ज़रूरत थी, पर इस डिवाइन आर्टिफैक्ट की वजह से तुम्हारी वो ज़रूरत भी खत्म हो चुकी है, तो अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सनफाई अपनी दोनों तलवार लेके एमसी की तरफ छलांग लगा देता है और वो कहता है, क्विंग फैंग, अब शांति से मर भी जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन की अच्छी देखभाल करूंगा। इस तरफ हमारा एमसी गुस्से में चिल्लाता है, हाँ, भले ही मैं यहाँ पर मर भी जाऊं, पर फिर भी मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। पर अगले ही पल सनफाई अपनी तलवार से एमसी की गर्दन आसमान में उड़ा देता है। फिर हमें बताया जाता है कि 2025 में गॉड फॉरसेकन गेम हमारी दुनिया के साथ जुड़ गया। जैसे ही कोई गहरी नींद में सोता, वो तुरंत ही उस गेम में खींच लिया जाता। उस गेम की इकलौती करेंसी थी लाइफ स्पैम, मतलब जिंदगी। किसी मॉन्स्टर को मारने से तुम्हें जिंदगी मिलती और खुद के मरने से तुम्हारी जिंदगी खो भी जाती। इस गेम के प्लेयर्स लाइफ स्पैम को खर्च करके अपनी एबिलिटीज़ को रियल वर्ल्ड में भी ला सकते थे। ताकतवर लोग अपने खाली हाथों से टैंक्स तक को फा सकते थे, एक तलवार से प्लेन के भी 2 भाग कर सकते थे, इवन अपनी बॉडी पे न्यूक्लियर ब्लास्ट तक को झेल सकते थे। उसी समय से ये दुनिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलने लगी, चारों तरफ तबाही मचने लगी। मैंने अपनी बहन के साथ सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, मैंने अनगिनत कठिनाइयाँ झेली और उसके बावजूद मुश्किल से टॉप 100 ग्लोबल पावर हाउस बना। मैंने अनगिनत खतरों को पार करके मुश्किल से काउंटलेस बार अपनी ज़िंदगी को बचाया और इसके बाद फाइनली गॉड्स रूइन को कंकर किया, मतलब कि जीता। और इसके रिवॉर्ड में मुझे एक डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट मिला। एटलीस्ट मैं पीक तक पहुंचने के लिए क्वालिफाइड था। पर आखिर किसने ही सोचा था कि सक्सेस का प्राइज़ मेरी खुद की फैमिली से धोखा होगा। तो मेरे सारे एफर्ट मेरी बहन की ज़िंदगी के लिए बस एक इंटरफियरेंस थे, और मेरा सारा हार्डवर्क, मेरे सारे स्ट्रगल्स किसी और की सक्सेस के लिए रास्ता बना रहे हैं। मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
अगर मैं ये ज़िंदगी दोबारा जी पाता तो मैं सिर्फ अपने लिए लड़ता। फिर हमें चारों तरफ अंधेरा दिखाते हैं और इस अंधेरे को तोड़ते हुए आती है चांदनी, और इस चांदनी के नीचे हमारा हीरो बिल्कुल शांति से सो रहा है। पर तभी एकदम से वो अपनी आंखें खोलता है और वो हैरानी से खड़े होते हुए कहता है, क्या ये कौन सी जगह है? और वो आसपास देखता है, उसे पता चलता है ये तो रियल वर्ल्ड है। वो एकदम से अपनी गर्दन पे हाथ फेरते हुए अपना फ़ोन खोलता है और वो कहता है, क्या मैं मर नहीं गया था? और वो कहता है, क्या इसमें साल 2025 क्यों दिखा रहा है? फिर वो जब ही बाहर देखता है, बाहर चारों तरफ शहर में लाइटें चमचमा रही थी और वो सोचता है, क्या ये हो सकता है कि मैं फिर से रीबॉर्न हो गया हूँ? उसका शहर अब भी चमचमा रहा था और वो कहता है, क्या मैं 9 साल समय में पीछे आ गया हूँ जब गॉड्स फॉरसेकन गेम डिसेंड हुआ था? फिर हमारा सीन सुबह को आता है। उसकी बहन स्कूल ड्रेस में लात मार के दरवाज़ा खोलती है और एकदम से चिल्लाने लगती है। वो सामने भाई को देखती है तो और गुस्से में चिल्लाती है, क्विंग फैंग, तुम सच में घर पे हो तो फिर भी मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्या? अपना एमसी तो बस चैन से कॉफ़ी पी रहा था और इस लड़की को देखते हुए याद करता है, अरे हाँ, मुझे अब याद आया, जब गॉड्स फॉरसेकन गेम इस दुनिया में आया था उसी दिन मेरा अपनी बहन से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था इस सॉन्ग फाई की वजह से। और वो अपने पास्ट को याद करता है जहाँ उसकी बहन बहुत ज़्यादा गुस्से में डस्टिन सब बाहर फेंकने लगी थी और वो ज़ोर से चिल्लाती है, क्या मैं तो बस उसे सपोर्ट करने के लिए गई थी, तुम इसमें इतनी बड़ी डील क्या बना रहे हो? तुम्हें तो समझ में भी नहीं आता कि ब्रदर सनफाई अभी कितनी बड़ी डिफ़िकल्टी में है और इसी टाइम पे तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। एमसी उठता है कि गेम डिसेंड होने से पहले ये साबाई एक अंडरग्राउंड आइडल था और मेरी बहन ये तो इसकी ऑब्सेस्ड फ़ैन थी। संगफाई ऊपर से तो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस और बहुत ही अच्छा लगता है, पर अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म का इंसान है जिसने कई सारी फीमेल्स को ट्रिक किया और उनसे सारे पैसे ऐठे, इवन उनकी बॉडीज़ तक को बेच दिया उसने। और साओयू को स्कैम होने से बचाने के लिए मैंने उसे इसके आसपास भटकने के लिए भी रोक दिया, पर इसके अंत में मेरे ऊपर इसकी लाइफ को कंट्रोल करने का इल्ज़ाम लगाया इसने। यहाँ क्विंग फिंग अपने पास्ट को याद ही कर रहा था तो यहाँ ये लड़की एमसी की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाने लग जाती है, हे क्या तू बहरा हो गया है? जब मैं तेरे सामने इतनी ज़ोर से चिल्ला रही हूँ तो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है कि जैसे तू मुझे सुन नहीं सकता? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि मेरे ब्रदर सॉन्ग फाई अब टॉप रैंक से इस मंथ में नीचे गिर चुके हैं। अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया उसने रैंक अप कराने के लिए, तभी अपना एमसी रख के सीधा इसके गाल पे चांटा देता है और ये जो ग्रिप एकदम सामने सामने बनी थी ना, इससे ऐसी चट आवाज़ आती है कि एक ही बार में ये लड़की पीछे जाके गिरती है। और ये थप्पड़ इतना ताकतवर था कि इस लड़की का गाल सूज जाता है, मुंह से खून आने लगता है और ये लड़की कांपने लगती है और ये कहती है, क्या क्विंग क्विंग क्विंग, तुमने सच में मुझे मारा? पर अब तो मानो अपने एनसी के अंदर का शैतान जाग गया हो और वो कहता है, क्विंग शाओयू, ना तो मेरे पास अभी कोई मूड है और ना ही टाइम है आज तुमसे आर्ग्यू करने का, पर फिर भी अगर तुम मेरे ऊपर ऐसे ही भौंकती रही तो मैं तुम्हारे थोपड़ा। फिर वो एक क्रेडिट कार्ड इसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि ये सारा पैसा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए छोड़ के गए थे। भले ही इन सालों में मैंने कितनी ज़्यादा हार्डशिप झेली हो, पर मैंने इसके अंदर से एक सिंगल सेंट भी खर्च नहीं किया। आज से मैं तुम्हें ये सब कुछ दे रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स के नाम पे मैं तेरे लेवल तक नहीं गिरूंगा, पर याद रखना आज से मेरे क्विंग फैंग के पास तेरे जैसी कोई सिस्टर नहीं है। और वो यहाँ से गेट लगा के चला जाता है और ये लड़की अब यहाँ रोती हुई रह जाती है। फिर वो दूसरे रूम में आ जाता है और वो सोचता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में मैंने साओयू को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था। बहुत सारे सीक्रेट ट्रेजर्स, डंजन्स जिन्हें पाने में थोड़ा बहुत भी रिस्क होता, मैंने उन्हें छोड़ दिया था। अब मैं ये सोचता हूँ कि बिना इस बर्डन के मैं कितना आगे तक जा सकता हूँ। फिर वो अपना कपड़ा उतार के स्लीपिंग पिल्स को लेने लगता है। स्लीपिंग पिल से ऑब्वियसली वो सो जाएगा और वो एक गहरी नींद से अपने गेम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और वो पानी पी के कहता है, इस बार मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करूंगा ताकि सब लोगों से मैं आगे रह सकूं। शाओयू, अब से तुम खुद पर ही डिपेंडेंट हो और सॉन्ग फाई, मैं पर्सनली तेरा सर लेने आ रहा हूं। और वो अपने दिल में गुस्से की आग लिए वहीं पर ही सो जाता है और वो जागता है किसी अजीब से ही पानी जैसे जगह पे जहाँ पे चारों तरफ पानी बह रहा है। और वो एक दरवाजे से अंदर आता है और वो आसपास देखते हुए कहता है, ये तो करियर चॉइस हॉल है, मैंने इसे बहुत मिस किया। मुझे आज भी याद है जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मैं इतना ज़्यादा नर्वस था कि मुझे एक कैरेक्टर का करियर चूज़ करने के लिए घंटों लग गए और यहाँ से वापस निकलने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। इस बार मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। फिर वो एक वॉरियर प्रोफेशन के सामने आता है और वो हमें बताता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में मैंने घंटों तक सोच के वॉरियर प्रोफेशन को चूज़ किया था क्योंकि मुझे साओयू को प्रोटेक्ट करना था। भले ही वॉरियर प्रोफेशन ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं होता, पर अब ये मेरे लिए सही नहीं है। बिना क्विंग शाओयू के बर्डन के मैं अकेले ज़्यादा तेज़ी से क्लियर कर लूँगा। इस गेम में मोबिलिटी और रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब ये तय रहा। फिर वो एक असैसिन कैरेक्टर के सामने आता है और वो कहता है कि इस ज़िंदगी में मैं एक असैसिन बनूंगा। और जैसे ही वो असैसिन कैरेक्टर पे क्लिक करता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट तुम्हारे साथ जुड़ चुका है।
ये देख के तो हमारा एमसी बहुत हैरान और कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसके पीछे एक बहुत ही जायंट चमचदार आंख ओपन हो जाती है और एक नोटिफिकेशन आती है कि आई ऑफ जजमेंट एक्टिवेट हो गया है। एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हें एक यूनिक एट्रीब्यूट मिला है, अथॉरिटी ऑफ जजमेंट। ये एक पैसिव अथॉरिटी है। पैसिव मतलब कि ये खुद से ही एक्टिवेट हो जाती है और इसके इफेक्ट के तौर पे जैसे ही एमसी गॉड फॉरसेकन लैंड में एंटर करेगा, उसे तुरंत के तुरंत हाईएस्ट रैंक का प्रोफेशन और टैलेंट दिया जाएगा। यहाँ अपना एमसी बहुत खुशी से कहता है, क्या आई ऑफ जजमेंट खुद से ही मुझसे जुड़ गया मेरे रीबर्थ के बाद? तो ऐसा हो सकता है कि जब तक आर्टिफैक्ट इसको बाइंड कर रहा है, तब तक भले ही इस आर्टिफैक्ट को कोई चुरा ही क्यों ना ले, ये यूजलेस होगा। शायद मेरा रीबर्थ भी इसी की वजह से हुआ है। पर तभी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे डार्क कलर के स्पाइक्स जैसे कुछ एमसी के अंदर ही घुसने लगते हैं और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो सारे इसको जकड़ लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि डार्कनेस खुद से एमसी के साथ जुड़ना चाहती है। तभी एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें एक हिडन प्रोफेशन मिला है, इसे सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है ये सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। तभी इसी डार्कनेस के अंदर से अपने एमसी का हाथ बाहर आता है और एक और डार्क नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम खुद एक शैडो बन चुके हो। फिर क्विंग फिंग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करके बाहर आता है। उसके अंदर से सारा शैडोज जैसे बाहर आ रहे थे, उसके बाल भी अब सफ़ेद हो चुके थे और वो अपनी नई ताकत को फील करते हुए कहता है, तो ये है असैसिन्स के लिए हाईएस्ट टियर हिडन प्रोफेशन। ये तो मेरी पिछली ज़िंदगी में मेरे चुने गए वॉरियर प्रोफेशन से पूरी तरह से डिफरेंट है। बस इस प्रोफेशन के मिलते ही मुझे इतनी ज़्यादा ताकत फील हो रही है। और वो अपनी आंखों को चेक करते हुए बोलता है कि हर प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा छोटा चांस होता है कि हाईएस्ट टियर का हिडन प्रोफेशन अनलॉक हो जाए, और मेरी अथॉरिटी ऑफ जजमेंट इसी छोटे से चांस को पूरे पक्का ही कर देती है। आखिर ये चीज़ क्या है? तभी अपने एमसी आसमान में उड़ने लगता है और उसके पीछे कुछ आंख जैसा ओपन होता है। उसके सामने 2 नोटिफिकेशंस आती हैं। पहली में लिखा था, अथॉरिटी ऑफ जजमेंट इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जेन्युइन, एंशिएंट और प्राइमोडियल है, जिन्हें सप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम्हारे पास डिविनिटी नहीं है, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर इसके पैसिव फीचर्स अनलॉक हो चुके हैं। इसे देख के अपने एमसी बहुत हैरान हो गया था और वो कहता है, क्या प्राइमोडियल ऑर्डर को भी सप्रेस करती है? मेरी पिछली जिंदगी में गॉड फॉरसेकन गेम के 7वें साल में एक बहुत ही पावरफुल प्लेयर इस गॉड अबैंडन्ड रेल्म को छोड़कर रेल्म ऑफ ऑर्डर में चला गया था। इसके बाद ही ह्यूमैनिटी को पता चला कि इस दुनिया में ऑर्डर्स की पावर भी एग्जिस्ट करती है, पर इनफैक्ट इसके बाद कोई और ऐसा प्लेयर आया ही नहीं जिसे पावर ऑफ ऑर्डर मिली। मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। अभी तो मैंने अपनी जर्नी को बस शुरू ही किया है और मुझे अभी से ही एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। तो इसका मतलब जैसे ही मैं इस गॉड फॉरसेकन लैंड को छोड़कर रेल्म ऑफ ऑर्डर में चला जाऊं और डिविनिटी को हासिल कर लूं, वैसे ही मैं इस आय को एक्टिवली यूज कर पाऊंगा। तो अब लगता है मेरी जिंदगी का एक नया गोल बन चुका है। फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि प्रोफेशन चेंज कंप्लीट हो चुका है, तो अब अपना एलियस चुनो। एलियस का मतलब शायद से नाम होता होगा, पर अपन अभी के लिए एलियस ही बुलाते हैं। तो अपना एमसी सोचता है, क्या एलियस? हाँ, अब जबकि मेरा प्रोफेशन शैडो से जन्मा है, तो चलो मेरा नाम भी अब शैडो ही होगा। तो एक नोटिफिकेशन आती है कि अब तुम्हारा एलियस है शैडो और तुम अब गॉड फॉरसेकन लैंड में एंटर कर रहे हो। और एक आवाज़ आती है कि ये बंजर ज़मीन अनगिनत मॉन्स्टर से भरी पड़ी है, तो सावधान रहना, वो तुम्हें पूरी तरह से चीर फाड़ के रख के तुम्हारी लाइफ स्पैम चुराने के लिए हमेशा तैयार होंगे। यहाँ टाउन छोड़ के और मॉन्स्टर को मारने पर तुम्हें ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिलेगी, जिससे तुम ट्रेड कर पाओगे। पर अगर तुम इस गेम में मरते हो तो तुम आधी लाइफ स्पैम खो दोगे, दोनों ट्रेडेबल और नॉन ट्रेडेबल। फिर हमारा एमसी एकदम शैडो की झक्कास एंट्री के साथ अपने टाउन में ट्रैवल करके आ चुका है और एक आवाज़ आती है कि ये एरिया है शेल टाउन, एक ऐसा सेफ जोन जहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं है और प्लेयर्स भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते। और लाइफ स्पैम के लूज करने की स्पीड है 1x, मतलब कि जैसे तुम्हारे रियल टाइम में रियलिटी में लाइफ स्पैम जाती है, जिंदगी गुजरती रहती है, वैसे ही गेम में भी गुजरेगी, मतलब उतनी जिंदगी खर्च होगी। वहीं उसे बगल में बहुत सारे लोग भी बातचीत करते हुए दिखाई जा रहे होते हैं। एक कह रहा होता है कि क्या ये कौन सी जगह है, ये प्रोफेशन एलियस क्या चीज़ है? एक दूसरा कहता है, मैं तो नाइफ शिफ्ट करके आया हूँ और शायद मैं तो हेलुसिनेट कर रहा हूँ। इन्हें देख के अपने एमसी सोचता है, क्या इतने सारे लोग पहले ही यहाँ पर गेम में आ चुके हैं? जल्द ही अलग अलग जगहों से, अलग अलग कंट्रीज से पावरफुल लोग भी यहाँ पर आएंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर के पूरी तरह से इस दुनिया में बदल देंगे। और यहाँ पर लोग एमसी को देख रहे थे, तो वो कहते, क्या ये किस तरह का प्रोफेशन है? ये हमसे इतने ज़्यादा अलग कैसे लग रहा है? दूसरा कहता है, इसके हाथ में डैगर देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक असैसिन है। तो एक असैसिन भी था, वो कहता है, मैं भी तो एक असैसिन हूँ, मैं इसकी तरह कूल क्यों नहीं लग रहा हूँ? और इसकी स्टेटस में देखो, इसके पास तो स्किल्स भी हैं। अपने एमसी सोचता है कि अगर मैं उन कंट्रीज़ के पावरफुल लोगों से आगे रहना चाहता हूँ तो मुझे जल्द से जल्द प्रैक्टिस करके और पावरफुल बनना पड़ेगा। प्रैक्टिस किसी का इंतजार नहीं करती, मेरे पास समय वेस्ट करने का टाइम नहीं है। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, उसके सामने लाइट चमकती है और वो अपना मुंह छुपा लेता है। वो हमें सामने दिखाते हैं, बहुत सारे लोग अपनी बुरी हालत में यहाँ पर टेलीपोर्ट होके आए थे। वो सब चिल्ला रहे थे, आओ तो हम मरने के बाद टाउन में टेलीपोर्ट हो जाते
होते हैं, पर तभी एकदम से बहुत सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं, क्या वो जंगली मॉन्स्टर कितना ज़्यादा ताकतवर है, बस एक ही बाइट में उसने हमारी आधी टीम को ख़त्म कर दिया, हम उससे कैसे ही फाइट कर सकते हैं, वो तो बस एक लेवल 1 का क्रोल था, हमारी पूरी ताकत से हमला करने के बाद भी हमने सिर्फ 1/3 ही उसकी हेल्थ कम की थी। एक जोर से चिल्लाता है, आओ मेरी लाइफ स्पैम, मैंने अपनी आधी जिंदगी की लाइफ स्पैम खत्म कर दी। फिर ये लोग एक लड़की के पास आने लगते हैं, सिस्टर ली अब हमें क्या करना चाहिए। ये लड़की भी अपना सर पकड़ के कह रही थी फिर तभी अपने एमसी को भी देखती है, जो कि बहुत ही अजीब लग रहा था। अपने एमसी सोचता है एक ऐसा आर्चर जिसके पास छोटा बो और एरोज हैं, लगता है इसके पास भी एक हिडन प्रोफेशन है। फिर ये लड़की एक घमंडी मुस्कुराहट के साथ अपने एमसी के पास आती है और वो कहती है कि बिग ब्रदर, लगता है कि तुम्हारे पास भी एक हिडन क्लास है, चलो क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो। बाहर के मॉन्स्टर सच में बहुत ही खतरनाक है, एक मॉन्स्टर ने हमें एक ही बार में खत्म कर दिया, हम उन्हें अकेले के दम पर हैंडल नहीं कर सकते, हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है। अपने एमसी सोचता है क्या एक्सपीरियंस, मरने का एक्सपीरियंस है क्या तुम लोगों के पास, और वो कहता है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, और एमसी बस इतना बोल के आगे जाने लगता है। तो इस लड़की के साथ ही सारे एमसी के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, क्या इतना ज़्यादा प्रिटेंड कर रहा है, अगर हम 5 में उनको बीट नहीं कर पाए तो अकेला ही कहीं कर लेगा। हमने बोला ना कि बाहर के मॉन्स्टर कितने ज़्यादा खतरनाक हैं, ये तो बस अकेला जाके मरने की सोच रहा है। तो एक बंदा थोड़ा चालू था और वो कहता है, हाँ ज़्यादा इसके ऊपर चिंता मत कर, ये एक हिडन क्लास का नोबल बंदा है, अगर ये मॉन्स्टर्स को बीट नहीं भी कर पाया तो अकेला वहाँ से भाग के तो आ ही सकता है। ये लड़की अपने एमसी का स्टेटस चेक करती है तो वहाँ पर उसका नाम उसको शैडो दिखाई देता है, तो वो कहती है कितना हाई एक्ट कर रहा है। फिर ये लड़की अपने लोगों से कहती है कि चलो इसे ही फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इसके पास कौन सी स्किल है, हो सकता है कि हमें इससे मॉन्स्टर्स के ऊपर कोई नई जानकारी मिल जाए और हो सकता है कि हम इसे मरते हुए भी देखें। अब हमारा एमसी मॉन्स्टर हंट पर निकल चुका है और इसी के पीछे वो लड़की भी पीछा कर रही है और वो हमें बताती है, लैंड एडेड बाय गॉड्स। ये प्लेस बहुत ज्यादा शांत और कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई, पर मेरे पास सालों का गेमिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने जल्दी ही एक नया ग्रुप फॉर्म कर लिया। इसके बावजूद इस बिगनर विलेज से निकलते ही जो हमें सबसे पहला मॉन्स्टर मिला, उसी ने हमारी पूरी टीम को खत्म कर दिया। वो एब्सोल्यूट ऐसा एनिमे तो नहीं है जिससे हम जैसे लेवल 1 के प्लेयर सामना कर सकें, और ये लोग एमसी का पीछा करते करते उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं कि उस बंदे का स्टार्टिंग वेपन डिफरेंट है। मेरा तो एक डैगर है पर उसके पास एक शॉर्ट ब्लेड है। बस इतना ही नहीं, उसकी स्पीड भी मुझसे ज्यादा तेज है, जबकि मैं एक असैसिन हूं तो मेरी एजिलिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसका आउटफिट भी हमसे पूरी तरह से डिफरेंट है। ये लड़की भी एमसी को देखते हुए सोचती है कि यह शैडो वाला बंदा जरूर एक बहुत ही अनयूजुअल प्लेयर है, इससे फॉलो करने से हमें जरूर कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अपना एमसी पीछे मुड़ के इनको देखता है तो ये लड़की पेड़ के पीछे छुपने लग जाती है और वो कहती है, क्या इसने हमें नोटिस कर लिया। तभी हमें दिखाते हैं अपना एमसी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए शैडो स्नीक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो शैडोज में कन्वर्ट होकर गायब हो जाता है। तो ये सब भी बाहर निकल के बात करने लगते हैं, क्या वो कहाँ चला गया, नहीं वो हवा से ही कैसे गायब हो गया, ये जरूर कोई स्टेल्थ स्किल होगी, एक ऐसी स्किल जो हमें शुरुआत में ही मिलती है और जो हमें इनविजिबिलिटी ग्रांट करती है, पर ये कुछ ज्यादा ही ओवरपावर्ड नहीं है। आखिर उसके पास किस तरह की क्लास है। और हमें दिखाते हैं अपना एमसी भी इन लोगों से थोड़ी सी दूरी पर खड़ा होकर इनकी सारी बातें सुन रहा था। वो लोग बात कर रहे थे, हाँ छोड़ो चलो वापस से टाउन में चलते हैं, हमारी लाइफ स्पैम पहले ही आधी हो चुकी है, हाँ चलो अंदर जाके खुद को इम्प्रूव करने के कोई तरीके देखते हैं, चलो देखते हैं कोई हिडन रिवॉर्ड्स या कोई ट्रेजर चेस्ट या कोई एनपीसी मिल जाए हमें। अपना एमसी यहाँ 2 स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा था, शैडो स्नीक और शैडो मैजेस्टी। शैडो स्नीक एक नॉर्मल स्टेल्थ एबिलिटी है जिससे हम कुछ ड्यूरेशन के लिए इनविजिबल हो जाते हैं। अटैक करने से हमारी इनविजिबिलिटी टूट जाएगी और स्टेल्थ टूटने के बाद जो तुम्हारा पहला हमला होगा उसका डैमेज भी इंक्रीज हो जाएगा। स्टेल्थ मैजेस्टी ये तुम्हारी स्टेल्थ की ड्यूरेशन को भी इंक्रीज करती है और इसका लेवल को भी 1 से बढ़ा देती है। ये देख के अपना एमसी सोचता है कि ये लोग तो क्या, मुझे कोई मॉन्स्टर भी अभी आसानी से नहीं देख सकता, कोई अर्ली गेम में मुझे नोटिस करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, कोई नॉर्मल असैसिन तो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, पर मेरी शैडो क्लास मुझे एक यूनिक स्टेल्थ मैजेस्टी देती है जिससे अभी इस गेम के शुरुआती दौर में किसी मॉन्स्टर के लिए भी मुझे डिटेक्ट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। बेवकूफ बच्चों, इस बिगनर टाउन में तुम्हें खुद की ताकत को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, ये बस प्लेयर के लिए एक शुरुआती शेल्टर है। फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हमारा सीन थोड़ी देर के बाद का आ जाता है जहाँ पर अपना एमसी कहता है, मेरी स्टेल्थ स्किल खत्म हो रही है, इसकी ड्यूरेशन ज्यादा लंबी नहीं है, पर इसमें ये चीज अच्छी है, जैसे ही मैं अपनी स्टेल्थ स्किल को एक्टिवेट करता हूँ उसकी कूल डाउन का टाइम शुरू हो जाता है, बस अब मैं कुछ सेकंड और वेट करूंगा, उसी में मैं फिर से इसको एक्टिवेट कर पाऊंगा। फिर हमें पहली बार एमसी के स्टेट्स दिखाए जाते हैं जहां पर उसका कोड नेम शैडो क्लास शैडो और उसका लेवल 1 पे होता है। और मैंने जब शुरुआत में बोला था एलियस चूज करने का, वो शायद से कोड नेम ही था, और मैंने तो पहले ही बोला था एलियस का मतलब नाम हो सकता है और ये नाम ही निकला। एमसी के स्टेट्स में नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम है 75 ईयर की, ट्रेडेबल लाइफ स्पैम 0, स्ट्रेंथ 10+3, कॉन्स्टिट्यूशन 10+3 और एजिनिटी 10+8, स्पिरिट 10+5। ये देख के अपना एमसी बताता है कि सभी प्लेयर्स के
स्टेट शुरुआत में 10 से ही शुरू होते हैं और हर क्लास उन्हें डिफरेंट अमाउंट का बोनस देता है। मेरी पिछली जिंदगी में मेरी वॉरियर क्लास ने मुझे स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन में 3+ बोनस दिए था, पर इस बार की मेरी शैडो क्लास ने मेरे हर स्टेट को बूस्ट कर दिया है और मेरी एजिलिटी तो पूरे के पूरे 8 से बड़ी है। अभी मेरे पास फ्री 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं। ज्यादातर प्लेयर इन्हें स्ट्रेंथ और स्पिरिट में ऐड करते हैं ताकि उनकी फिजिकल और मैजिकल अटैक पावर बूस्ट हो जाए, पर ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है और वो अपने 5 के 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स को एजिलिटी में ही ऐड कर लेता है और वो कहता है यहाँ एजिलिटी ही सब कुछ है। शुरुआती गेम में भले ही तुम कुछ भी करके अपने स्टेट को कितने ही ज्यादा कर लो, मॉन्स्टर्स प्लेयर के ऊपर ओवरवेल्म डैमेज डील करते हैं बिना खुद पे एक भी डैमेज लिए। इन मॉन्स्टर्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी एजिलिटी को बूस्ट करके अपनी स्पीड बढ़ाओ, तभी उस घर की आवाज आने लगती है। तो ये सामने देखता है, वहां पर एक पेड़ के पीछे एक अजीब सा मॉन्स्टर था जो घर की आवाज निकाल रहा था। उसके अंदर से अजीब सी लाइट चमक रही थी। उसके स्टेट्स में बताया गया था ये लेवल 1 का क्रॉलर है, इसका ग्रेड नॉर्मल है और ये अभी इवॉल्विंग स्टेज में है। इसे देख के एमसी कहता है एक क्रॉलर, ये अब भी लाइफ स्पैम को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जरूर वही मॉन्स्टर होगा जिसने उन 4 प्लेयर्स की टीम को खत्म किया था। उस क्रॉलर ने एमसी को नोटिस कर लिया था, इसीलिए वो पागलों की तरह एमसी पे हमला करने की कोशिश करने लगता है, पर अपना एमसी इसका कैलकुलेट कर रहा था और वो कहता है कि इसके ऊपर अब भी थोड़ा सा डैमेज है, मतलब उस ग्रुप ने इसकी हेल्थ को थोड़ा बहुत तो कम कर दिया था। और वो हमें बताता है कि ये मॉन्स्टर्स प्लेयर्स को मार के उनकी लाइफ स्पैम चुरा लेते हैं और ये जब इनफ लाइफ स्पैम एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये इवॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ ये क्रॉलर जब एमसी पे हमला करता है तो एमसी अपनी हाई एजिलिटी की मदद से डॉज कर जाता है। उसके अंदर से बहुत ज्यादा लाइट और शैडो निकलने लगते हैं और वो देखते ही देखते शैडोज में गायब होने लगता है। इस क्रॉलर की आंखों के सामने से ही एमसी शैडोज में बदल के गायब हो जाता है। ये क्रॉलर आसपास देखने लगता है पर उसे कुछ नहीं मिलता, पर इसके ऊपर ही शैडोज दिखाई देते हैं और एमसी आसमान में ही अपनी स्टेल्थ को तोड़ते हुए स्नीक अटैक करता है और एक ही हमले में मॉन्स्टर हमारा मारा जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 174 का डैमेज किया है और तुमने एक लेवल 1 के क्रॉलर को मारा है, तुम्हें 10 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और एमसी कहता है मैंने नहीं सोचा था मैं इसे 1 शॉट कर सकता हूँ, जरूर मुझे ये पता था कि मैं इसकी गर्दन पे मारूंगा तो एक क्रिटिकल हिट पड़ेगा। तभी एक और नोटिफिकेशन में बताते हैं बैक स्टैब के बारे में। अगर तुम किसी की ऐसी जगह से हमला करते हो जहां से तुम्हारा दुश्मन तुम्हें देख ही नहीं पाए तो तुम्हारा डैमेज डबल हो जाता है। मतलब अगर अपना एमसी कोई छुप के हमला करे और उसका दुश्मन उसे देख ही ना पाए तो उसका डैमेज डबल ही हो जाएगा। ये देख के अपना एमसी कहता है तो अब ऐसे हुआ, मेरे बैक स्टैब स्किल भी बाकी स्किल के साथ जुड़ गई, इससे मेरी खतरनाक डैमेज मल्टीप्लायर अप्लाई हो गया। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एमसी ने अपनी स्टेल्थ स्किल तोड़ के पहला हमला किया, इसीलिए उसका डैमेज इंक्रीज हुआ। उसने गर्दन पे हमले किया, इसीलिए क्रिटिकल हिट लगा। बैक स्टैब की वजह से उसका डैमेज भी डबल हो गया। फिर वो इसी के बारे में देखते हुए अपने पुरानी यादों में खो जाता है, जहाँ पे वो उस टाइम पे वॉरियर था। तब वो एक क्रिटिकल हिट भी मारे तब भी बस 40 का डैमेज पड़ता था। एक क्रॉलर को मारने में भी उसे सदियाँ लग जाती थी और प्रोसेस में उसकी ज़िंदगी भी कभी खतरे में पड़ जाती थी। पर अब वो इस क्रॉलर से मिली हुई एनर्जी को महसूस करता है। तो वहीं पे एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हें 3 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैम मिलती है और 54 साल 155 दिन की नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम। ट्रेडेबल लाइफ स्पैम जिससे वो सौदा कर सकता है, नॉन ट्रेडेबल जिससे सौदा नहीं कर सकता। फिर एमसी कहता है कि यहाँ 5 लोग मरे थे और हर एक ने 20 से 30 साल की लाइफ स्पैम छोड़ी हो, पर क्लोरा ने इसे अब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए मुझे 54 साल की मिली। और हाँ, नॉन ट्रेडेबल लाइफ स्पैम अभी के लिए किसी काम की नहीं है। तभी उसके पीछे आई एक्टिवेट होती है और एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हारी आई ऑफ जजमेंट की अथॉरिटी एक्टिवेट हो गई है, तुम्हें एक नया टैलेंट मिला है, एंडलेस इन्फिनिटी इवोल्यूशन। इन्फिनिटी इवोल्यूशन ये एक प्राइमल टैलेंट है। जब भी तुम किसी मॉन्स्टर को अकेले के दम पे हंट करोगे तो वहाँ तुम्हारे पास एक मौका होगा कि तुम्हें कुछ इवोल्यूशन पॉइंट मिल सकते हैं। इन इवोल्यूशन पॉइंट से तुम अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हो। हर 24 घंटे में तुम्हें 5 पॉइंट मिलेंगे अगर तुम किसी बॉस क्लास मॉन्स्टर को हराओ बा को अपग्रेड करते हैं। तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 4 इवोल्यूशन पॉइंट कंज्यूम किए हैं और सक्सेसफुली ये स्किल्स अपग्रेड हो चुकी हैं। फिर उसके सामने उसकी स्किल्स की जानकारी दी जाती है। पहली स्किल थी उसकी शैडो स्नीक, जो नॉर्मल से ब्रॉन्ज रैंक की पहुंच चुकी है। स्टेल्थ की ड्यूरेशन 12 सेकंड से अब 16 सेकंड की हो गई है। स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करने से जो डैमेज मिलता था वो 60 से इंक्रीज होकर 90 हो चुका है। स्किल का कूल डाउन रिड्यूस होकर 28 से 26 सेकंड हो गया है। बैक स्टैब स्किल जो कि एक पैसिव इन्फीरियर ग्रेड की स्किल है, अब वो एक नॉर्मल ग्रेड की स्किल हो चुकी है। इसमें पीछे से हमला करने पे अटैक डैमेज 10% से इंक्रीज होता था, अब वो 15% से इंक्रीज हो गया है। वो ये देख के तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो अपनी स्किल के बारे में ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और वो कहता है शैडो स्नीक, इसकी ड्यूरेशन अभी कम से कम 16 सेकंड की है। मेरी स्टेल्थ वेजेस्टी से ये डबल होकर 32 सेकंड की हो गई है। स्टेल्थ की इतनी लंबी ड्यूरेशन के साथ तो मैं परमानेंटली इनविजिबल हो सकता हूँ। अब तो मैं किसी फुल एचपी वाले क्रॉलर को भी 1 शॉट कर सकता हूँ। तभी एमसी के पीछे से आवाज़ आती है। कोई कहता है कि जीरो, इस पतले से बंदे को तो देखो, इसने तो अकेले के दम पे एक मॉन्स्टर को मार लिया।
मैंने कहा था ना ये गेम बहुत आसान। और हमें दिखाते हैं एमसी के पीछे एक कपल आया हुआ था, जिनमें एक लड़की थी जो उसके बंदे का बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रही थी, कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें कर रही थी। और उसका वो बंदा कह रहा था तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तभी एमसी कुछ देख के बहुत हैरान हो जाता है। वो देखता है कि इन्हीं लोगों के ऊपर एक पेड़ के ऊपर कोई स्पाइडर जैसी बहुत सारी आंखें दिख रही हैं। ये बंदा यहाँ कहता है, हे मैन, तुम्हें देखने से लगता है कि तुम अकेले बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कैरी करूं? वेल, मैं कहूं तो इसे ज़रूर अभी कोई कैरी करने वाला है। देख तो बस अपने एमसी पीछे की मॉन्स्टर को देख के कहता है नटर, और वो अपनी शैडोज़ में ही गायब होने लगता है। ये देख वो लड़की कन्फ्यूज़न में कहती है, क्या वो बंदा तो सामने से ही गायब हो गया? तो ये लड़का हंसते हुए कहता है, वो ज़रूर मेरी मसल देख के डर गया होगा, पर ये स्पाइडर तो अभी इन दोनों के सर पे आग खड़ी हो चुकी है। और ये लोग भी पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये बहुत घबरा जाते हैं। ये कहते हैं, क्या ये क्या चीज़ है? फिर हमें बताया जाता है कि नटर एक लेवल 1 के ब्रॉन्ज लैंग के मॉन्स्टर होते हैं, पर अभी ये जो नटर है ये लेवल 1 की स्पाइडर है और इसका ग्रेड अभी नॉर्मल है। और यहाँ अपना एमसी इनविजिबल होके यहीं पे ही खड़ा था और वो ये देख के सोचता है नटर एक बिगिनर बॉस लेवल का मॉन्स्टर है। उसके पास 1600 से भी ज़्यादा की एचपी होती है, उसे कोई नॉर्मल रुकी हैंडल नहीं कर सकता, और उसके पास ऐसी छोटी छोटी सी स्पाइडर्स अपनी कमांड में होती है। मतलब एमसी के सामने जो अभी स्पाइडर है वो किसी बॉस मॉन्स्टर की मिनियन है। यहाँ अपना एमसी ये सब सोच ही रहा, इतने में तो उसने उन दोनों का खेल खत्म कर दिया था। और अपना एमसी कहता है, परफेक्ट, चलो अब मैं देखता हूँ कि अपनी अपग्रेडेड स्किल कितनी ज़्यादा ताकतवर हुई है। वो जाके सीधे ही उस स्पाइडर के मुंह पे ही स्टेल्थ ब्रेक करके हमला करता है, जिससे बहुत ज़्यादा ज़ोर से ही स्पाइडर चीखने लग जाती है। उसके मुंह से बहुत ज़्यादा पर्पल खून निकलने लगता है और अपना एमसी फिर से शैडो स्नीक में घुस आता है, मतलब फिर से साइड में घुस जाता है। और यहाँ ये स्पाइडर चीखती चिल्लाती रह जाती है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 338 का डैमेज किया है, तुमने इसकी वीक पॉइंट पे अटैक किया है। यहाँ अपना एमसी भी शैडो स्नीक का इस्तेमाल करके पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है और उसे भी 9 का डैमेज पड़ा था। और वो सोचता है ये तो अच्छा है कि मेरी एजिलिटी इतनी हाई तो है कि मैं इसके अटैक को डॉज कर सकता हूँ, वरना अगर मैं इसके अटैक से एक बार भी टकराता तो मैं तो सीधा 1 शॉट किल हो जाता। और वो मन ही मन में हंसते हुए कहता है कि मेरा पिछले वाला अटैक उसने पूरे 300 का डैमेज दिया, ये तो सच में बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। और हमें दिखाते हैं ये बहुत ही घायल हो चुकी है, इसके अंदर से खून निकल रहा है, उसके बावजूद ये पागलों की तरह इधर उधर हमला करने लगी है, पेड़ एड़ तोड़ रही है। ये देख के अपना एमसी सोचता है कि ये बहुत गुस्सा हो चुकी है और वो हमें बताता है कि ये मॉन्स्टर्स इंटेलिजेंट होते हैं, ये बस खड़े रह के तुम्हारे हमला खाने का इंतजार नहीं करेंगे। और ये स्पाइडर चारों तरफ हमला कर रही थी। ये देख के अपना एमसी सोचता है कि ऐसा लगता है ये चारों तरफ पागलों की तरह हमला इसीलिए कर रही है ताकि मेरी लोकेशन का पिन पॉइंट पता लगा सके। और ये छोटे छोटे मॉन्स्टर भी अब अलर्ट लग रहे हैं। लगता है मैं ऐसे ही अब घुस के हमला नहीं कर सकता, पर अगर मेरा गैस सही है तो। फिर हमें दिखाते हैं ये स्पाइडर चिल्लाते हुए सब कुछ तोड़फाड़ कर रही थी। तभी इसके बगल में से एक हमला आता है और ये हमला सीधा जाके स्पाइडर के पेट पे टकराता है। और ये भी स्पाइडर का एक वीक पॉइंट था, नीचे का उसका पेट, तो इस पे भी इसका 300 के लगभग डैमेज पड़ता है। और अपना एमसी सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, और वो हमें बताता है कि मेरा मेन डैमेज आउटपुट स्टेल्थ में एम्बुश करने पे, स्ट्राइक बोनस और क्लास स्किल एन्चांटमेंट की वजह से आता है। तो अगर मैं इसको पत्थर फेंक के भी मारूं तो इस पे भी 16 डैमेज डील होगा। फिर वो एक और पत्थर फेंकते हुए बताता है कि बस मुझे एक चीज़ करनी है कि बस मेरे शैडो स्नीक का कूलडाउन खत्म होने तक का इंतजार करना है और 1 सेकंड पहले ही पत्थर फेंकना है, और बस ये पत्थर ही एम्बुश, स्ट्राइक, बैकस्टैब, वीक पॉइंट अटैक बोनस को ट्रिगर कर देगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। अगला पत्थर जाके फिर से इसके मुंह पे लगता है, बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है, 289 का डैमेज पड़ता है और ये अटैक भी वीक पॉइंट पे ही हुआ था। फिर एमसी फिर से झुकते हुए सोचता है कि अब मुझे शैडो स्नीक को फिर से एक्टिवेट करना है और शैडो स्नीक के कूलडाउन तक फिर से हिडन रहना है और कूलडाउन के खत्म होने से 1 सेकंड पहले मुझे निकल के पत्थर फेंकना है। फिर हमारा सीन चेंज होके इसी टाउन में आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग बस मधुमक्खी की तरह भेल लगा के बैठे थे और सभी लोग बातचीत कर रहे थे। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, लीडर बोर्ड अपडेट, प्लेयर शैडो ने नटर ब्रॉन्ज रैंक के मॉन्स्टर को मार के लेवल 2 को अचीव किया है और वो इस टाउन का पहला पर्सन बन गया है जिसने लेवल 2 को अचीव किया है। सेल टाउन का लीडर बोर्ड अब एक्टिवेट हो चुका है और हमें दिखाते हैं इसी टाउन के ऊपर एक नोटिफिकेशन विंडो आ चुकी होती है, जहां पर बस नंबर 1 पे लेवल 2 का शैडो, मतलब अपने एमसी का ही नाम होता है। और ये सब देख के सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं। सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर सब एकदम से शुरू हो जाते हैं, व्हाट द हेल, क्या चल रहा है? सोलो किल, मैं तो अभी 2 बार मर चुका हूँ और अब भी मुझे कुछ नहीं पता चला कि आखिर चल क्या रहा है। और यहाँ पहले किसी ने सोलो बॉस मार दिया। क्या किसी को पता है कि ये प्रो कौन है? क्या कोई मुझे इससे इंट्रोड्यूस करा सकता है? हाँ, इस लीडर बोर्ड में बस एक ही नाम क्यों बताया जा रहा है? और यहाँ पर उसी घमंडी लड़की की टीम भी थी। यहाँ पर उसके टीममेट भी कहते हैं, पेयर, क्या तुम ये देख पा रही हो? क्या ये वही शैडो है जो अकेले बाहर गया था? तो पेयर भी कहती है, हाँ ये है तो वही, पर ये लेवल 2 में पहुंच गए इतनी जल्दी, पर ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा, उसने एक बॉस को कैसे मारा? तो उसका टीममेट कहता है, हम तो पूरी पार्टी के साथ भी एक नॉर्मल मॉब को भी नहीं मार पा रहे,
उसने तो अकेले ही बॉस मार दिया, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो या फिर ये कोई सिस्टम का एरर है? यहाँ पर ये कपल भी था जिसे एमसी के सामने ही उस स्पाइडर ने मार दिया था। इसमें ये हट्टा कट्टा बंदा कहता है क्या किसी ने उस स्पाइडर को मार दिया, पर उसके साथ तो उसके छोटे छोटे स्पाइडर्स भी बहुत सारे थे, आखिर ये शैडो कौन है? तो लड़की कहती है क्या ये वही छुपने वाला असैसिन है पहले वाला? यहाँ एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आई थी कि तुमने एक ब्रॉन्ज नटर को मारा है, तुम्हें 300 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा लेवल 2 हो चुका है, तुम्हें 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं, सेल टाउन का लीडर बोर्ड अनलॉक हो चुका है, तुम्हें 1 रेपुटेशन पॉइंट मिले हैं और सिस्टम वाइड अनाउंसमेंट हो चुकी है। फिर एमसी उस जाइंट स्पाइडर के अंदर से लाइफ स्पैम को बाहर निकालने लगता है और वो कहता है कि जिस मोमेंट पे ये बड़ी सी स्पाइडर मरी, वहाँ के छोटे छोटे स्पाइडर तो दम दबा के भाग गए। अगर मैं स्पाइडर को मारने से पहले उन छोटी छोटी स्पाइडर्स को मारता तो मुझे इससे ज़्यादा एक्सपी मिलती। फिर एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें स्पाइडर के सारे रिवॉर्ड्स लिखे गए थे। एमसी को इससे 46 लाइफ स्पैम मिलती है, ये ट्रेडेबल होती है, और एक स्किल बुक मिलती है, ग्रीडी हैंड मतलब कि लालची हाथ, ये ब्रॉन्ज रैंक की स्किल है। एक और ब्रॉन्ज रैंक का करोसिया, इसकी रिक्वायरमेंट लेवल 1 है, और 2 अनलिमिटेड इवोल्यूशन पॉइंट। अनलिमिटेड इवोल्यूशन पॉइंट से इनका मतलब इन्फिनिटी इवोल्यूशन पॉइंट्स ही हैं। और इतने सारे रिवॉर्ड्स को देख के अपने एमसी की नज़र सबसे पहले जाती है उसकी एक स्किल बुक ग्रीडी हैंड मतलब लालची हाथ वाली उस स्किल बुक के ऊपर। फिर उसके सामने स्किल बुक के बारे में सब कुछ बताया जाता है। ये स्किल बुक है ग्रीडी हैंड ब्रॉन्ज टियर की, ये असैसिन स्किल बुक है, मतलब असैसिन ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे याद करने के बाद तुम इसका इस्तेमाल मरे हुए मॉन्स्टर्स पे कर सकते हो। इससे तुम्हारे पास 20% चांस होगा एडिशनल लूट रिवॉर्ड गेन करने का। इसकी रिक्वायरमेंट भी लेवल 1 है। ये देख के अपना एमसी सोचता है क्या, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि एक ब्रॉन्ज बॉस मुझे गॉड टियर असैसिन स्किल दे सकता है। और हाँ, कंफ्यूज मत होना, गॉड टियर से उसका मतलब कुछ नहीं है, बस ये ब्रॉन्ज टियर ही है। बस असैसिन के लिए स्किल बहुत ही ज़्यादा काम की है। वैसे वो अपने इवोल्यूशन पॉइंट से स्किल को गॉड टियर पे पहुंचा ही सकता है। ठीक है, तो अब एपिसोड को यहीं पर ही खत्म करते हैं, क्योंकि अब आसपास कुछ ज़्यादा ही शोर शरवा होने लगा है। तो अब एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। तो अब नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करो, जल्दी अपलोड करूंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो, और अब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जैसा कि मैं लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी ने सेल टाउन के बाहर एक बहुत ही जाइंट स्पाइडर बॉस को मार दिया था, जिससे उसके सेल टाउन का लेवलिंग लीडर बोर्ड अनलॉक हो गया था। और वो जब बॉस मॉन्स्टर की लूट कलेक्ट कर रहा तब उसे एक नई स्किल मिलती है ग्रीडी हैंड, जिससे देख के एमसी बहुत हैरान हो गया था। आज का ये एपिसोड यहाँ पर शुरू होता है जहाँ पर वो अपनी ग्रीडी हैंड स्किल के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये स्किल मिलने वाली लूट को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देती है आने वाले लेट गेम में। अभी देखो, अर्ली गेम मतलब कि अभी ये शुरू ही हुआ है, मिडिल गेम मतलब फिर वो गेम बन जाएंगी, उसके बाद शुरू होता है लेट गेम, और लेट गेम में होती है रिसोर्सेज के लिए बहुत ही कड़ी फाइट। और एमसी कहता है ये ग्रीडी हैंड मुझे लेट गेम में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। अब जब भी मैं किसी पावरफुल बॉस मॉन्स्टर को मारूंगा तो मुझे 20% एक्स्ट्रा लूट मिलेगी। मुझे अब भी याद है मेरी पिछली जिंदगी में यहाँ पर एक ऐसा बंदा हुआ करता था गॉड स्लेयर गिल्ड में, उसके पास भी ये स्किल थी, पर उसकी कॉम्बैट पावर भली एवरेज थी, उसके बावजूद वो गेम में सबसे ज्यादा ढूंढना चाहने वाला प्लेयर बन गया। मतलब कि लोग उसे हर बार अपनी पार्टी में जोड़वाना चाहते थे, और इसी की वजह से वो जहाँ भी जाता वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड लेके जाता था। पर तभी इसको एक जोरदार आइडिया आता है और वो कहता है वेट अ मिनट, भले एक्टिवेशन में 20% ही बूस्ट लिखा हो, पर मैं अगर इसे अपने अनलिमिटेड इवोल्यूशन टैलेंट के साथ जोड़ दूं तो क्या इसका मतलब कि मैं एंडलेसली ड्रॉप रेट एंड लूट क्वालिटी को इंक्रीज कर सकता हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें एक ऐसी बिल्डिंग्स टाइप का एरिया दिखाता है जो देखने से तो किसी कॉलेज का एरिया लग रहा है। वहीं पर ही अपने एमसी की बहन अपने दोस्त के साथ चल रही है। उसकी दोस्त कहती है सायू, क्या तुम अपने भाई को कॉल करके उससे माफी नहीं मांगने वाली? कल हमने सॉन्गफाई को सपोर्ट करने के लिए सीक्रेटली एग्जाम को भी स्किप कर दिया, तुम्हारा भाई जरूर बहुत ही ज्यादा एंग्री होगा। तो सायू भी गुस्से में कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों माफी मांगू? अगर ये उसकी वजह से ना होता तो कल हम टाइम पर एंट्रेंस में पहुंच जाते, नहीं तो हमें मिस करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सारी उसी की गलती है, अगर माफी मांगनी है तो उसे ही मांगनी चाहिए। तो उसकी दोस्त कहती है ओह ऐसा क्या, पर कभी कभी वो तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करता है ना, तो मुझे इससे बहुत जलन होती है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा भाई है। तो सावी इसकी बात काटती हुए कहती है लो, उसकी वजह से तो मेरी जिंदगी नर्क बन रखी है, पूरे दिन मेरे काम में उसका रोकना टोकना चलता ही रहता है। वैसे भी मेरा कोई वो रियल ब्रदर नहीं है, मेरे लिए तो ब्रदर सॉन्गफाई काफी है। तो उसकी दोस्त भी टॉपिक बदलने के लिए कहती है हाँ वैसे सावी ये तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ? तो कहती है हाँ मैं फिसल गई थी और गिर गई। तभी उसके दोस्त को सामने बहुत ही हैरानी से देखती है, वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो ये कहती है कि ये हमारे क्लासरूम के आगे इतनी बड़ी भीड़ क्यों लगी रखी है?
और ये जब अंदर घुसते हुए आगे जाने लगती है और वो जब सामने देखती तो वहाँ पर एक बच्चा डेस्क के ऊपर इनविजिबल सा हो रखा था। ये सारे उसके बगल के दोस्त भी उसे उठाने की कोशिश करते हैं पर वो उठ ही नहीं रहा था। तो सावी की दोस्त बगल वाले बच्चे से पूछती है ये क्या हुआ, सामने आधा ट्रांसपेरेंट कैसे हो रखा है? तो उसके सामने वाला क्लासमेट कहता है मुझे पक्का तो नहीं पता, पर ब्रदर वेंग ने पहले हमसे कहा था कि उन्हें एक छोटी सी नींद लेनी है तो वो सो रहे हैं थोड़ी देर के लिए। जब हमने पीछे मुड़ के उनको देखा तो ऐसी आधे से ट्रांसपेरेंट हो रखे थे। दूसरे बच्चे हो जाता है हाँ, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये बस इकलौता केस है, पूरे इंटरनेट पे ऐसा ही कुछ दिखाया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसे बहुत सारे लोग ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि जैसे ही तुम सोते हो वैसे ही तुम ये आधे ट्रांसपेरेंट फैंटम जैसी स्टेट में पहुंच जाते हो और किसी को नहीं पता कि ये अभी क्यों हो रहा है। तो सावी की दोस्त कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स को कॉल करके उन्हें इसके बारे में वार्न करना पड़ेगा। सावी तुम भी अपने ब्रदर को कॉल कर दो जस्ट इन केस। तो सावी गुस्से में कहती है हाँ, जैसे कि मैंने कभी उससे पहले कांटेक्ट किया ही है, इसके जैसा बंदा ये तो बेहतर होगा कि वो ऐसे ही मर जाए। तो ओ भाई ये कुछ ज्यादा ही जहरीली नहीं है, जब भी मुंह खोल रही है बस जहर ही उगल रही है। दूसरी तरफ एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी ग्रीडी हैंड स्किल सक्सेसफुली इवॉल्व हो चुकी है, वो ब्राउन से गोल्ड रैंक पर पहुंच चुकी है। ये अब भी एक असेसर स्पेशल स्किल है। पहले जहां इसमें 20% चांस होता था एक्स्ट्रा लूट मिलने के, वही चांस अब इंक्रीज होकर 70% हो चुके हैं। फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने ग्रीडी हैंड को लर्न कर लिया है, इसके आगे +2 लिखा है तो शायद इसका मतलब कि ये ग्रीडी हैंड लेवल 2 पर पहुंच चुकी है। हाँ अभी तो यही समझ लो, अगर बाद में कुछ और हुआ तो मैं बता दूंगा। इसके बाद अपने एमसी का हाथ ट्रांसफॉर्म्स होने लगता है, उसका हाथ में बहुत सारा लाइट चमकने लगती है, बहुत सारी रिंग्स उसके हाथों में आने लगती हैं, इसकी कलाई पे अजीब अजीब से लेटर्स बनने लगते हैं। फिर 2 नोटिफिकेशंस आती है कि तुमने सक्सेसफुली ग्रीडी हैंड को एक्टिवेट कर लिया है और वो अपने इस ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है उसके सामने पड़े बॉस मॉन्स्टर पे, जिससे उसे 2 इवोल्यूशन पॉइंट और 40 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिल जाती है। जिसे देख के अपने एमसी बहुत खुश हुआ था और वो हंसते हंसते चिल्लाता है नॉट बैड, मुझे तो और 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिल गए। ग्रीडी हैंड को +3 पर पहुंचाने के लिए मुझे 3 इवोल्यूशन पॉइंट चाहिए। गुड, जल्दी मैं 100% एक्स्ट्रा लूट पा पाऊंगा। फिर एमसी सेडोसनिक का इस्तेमाल करते हुए गायब सा होने लगता है और वो गायब होते होते कहता है कि अब तक वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस सिचुएशन को और पता चल गया होगा। अब इस गेम में सुनामी की तरह ज्यादा से ज्यादा लोग घुसते चले जाएंगे, मुझे अपनी प्रोग्रेस को और तेज करना पड़ेगा और अभी के लिए जिन इक्विपमेंट्स को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वो सारी इक्विप कर लेता हूँ। फिर वो एक ब्राउन रेंज का क्रोसिव डैगर जो अटैक पावर को 35 से और एजिलिटी को 4 से बढ़ा देता है, जिसके लिए लेवल 1 की रिक्वायरमेंट है, उसे इक्विप कर लेता है। फिर एमसी अपने स्ट्रेंथ और में चलते चलते बताता है कि गवर्नमेंट को ये सब पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि इस गेम से स्किल्स और इक्विपमेंट्स को रियल वर्ल्ड में भी लाया जा सकता है। जब ऐसा होगा तो पूरी दुनिया में छीना झपटी तबाही और केओस का माहौल छा जाएगा और स्किल्स और इक्विपमेंट्स को इस गेम से बाहर निकालने के लिए 2 कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। पहली कि तुम्हें लेवल 10 तक होना चाहिए और दूसरी कि तुम्हारे पास इनफ ट्रेडेबल लाइफ स्पैम होनी चाहिए। पर यहाँ छोटे छोटे मॉन्स्टर्स से ग्राइंड करने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा, तुम्हें ताकतवर बॉसेस को ही ढूंढना पड़ेगा। तभी दूर से आवाज आने लगती है हाँ ये ले, इसे जल्दी डॉज करो। ये सुन के अपने एमसी थोड़ा कंफ्यूज और हैरान हो गया था, देखने से ये सारी लड़ाइयों की आवाज से लग रही थी, सामने लगता है कोई पावरफुल मॉन्स्टर है। तो ये आवाज सुन के अपना एमसी भी सिचुएशन देखने के लिए बड़ी बारिश में आ चुका था। वो आया था एक खाई के सामने, खाई से मैंने मतलब कोई बहुत ही गहरी खाई नहीं, बस एमसी तो एक छलांग मार के भी इससे नीचे आ सकता है। तो जब सामने देखता है तो एक ग्रुप एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था जो कि एक ब्राउन्स ग्रेड का लेवल 2 स्प्रिंट प्रीडेटर होता है, जिससे देख के एमसी सोचता है एक स्प्रिंट प्रीडेटर, हाँ ये तो एक परफेक्ट टाइमिंग है। वो जब सामने देखता है तो वहाँ उसे जाना पहचाना चेहरा दिखता है। वो कहता है वांग मिंग, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इससे मिल जाऊंगा। तो वो अफवाहें सच ही थी। लोग कहते थे कि वांग मिंग जब पहली बार इस फोर्सेकन गेम में आया था तो उसने एक पूरी टीम हिडन क्लास प्लेयर्स से बनाई थी, पूरे 6 के 6 प्लेयर्स हिडन क्लास यूजर थे। इस तरफ वांग मिंग अपनी शील्ड आगे करते हुए जोर से चिल्लाता है होली बैरियर और हमें दिखाता है उसकी शील्ड के आसपास एक जायंट गोल्डन शील्ड बन जाती है जिसे वो मॉन्स्टर भी नहीं तोड़ पा रहा था। अपने आप से सोचता है वांग मिंग की हिडन क्लास होली शील्ड वॉरियर है, उसके पास रेगुलर वॉरियर के दुगने स्टैट्स है और उसके पास एक इनर्ट स्किल इनविंसिबिलिटी है। इस तरफ इस टीम की एक फायर इमेज अपनी स्टाफ उठा के फायरबॉल अटैक करती है जो कि इस मॉन्स्टर पर 70 का डैमेज करती है। जे देख के अपना एमसी सोचता है ये भी एक मेज की हिडन क्लास है प्रोफेट, जो कि किसी रेगुलर मेज के बोले स्पेल से दुगने का डैमेज करती है और उसके पास एक इनेट बिल्ड इन प्रोफेक्टिक फायरबॉल है। फिर एमसी इस टीम के आर्चर और प्रीस्ट के बारे में बताता है आर्चर ये भी एक हिडन क्लास प्रोफेशन है शार्प आई शूटर, इसके पास भी नॉर्मल आर्चर से दुगने स्टेट्स है और इसके पास भी एक बिल्ड इन रैपिड शॉट स्किल है। दूसरा है हिडन क्लास का प्रीस्ट ओरेकल प्रीस्ट, इसके पास किसी नॉर्मल प्रीस्ट से दुगनी हीलिंग पावर है और
इसकी स्किल्स की शुरुआती ग्रुप हीलिंग स्किल्स से होती हैं। इस तरफ आर्चर ने तो इस मॉन्स्टर पर तीनों की बारिश करी थी, पर ये मॉन्स्टर हर हमले से बचता जा रहा था। आर्चर का एक भी हमला उस मॉन्स्टर से हिट नहीं हुआ था और मॉन्स्टर के एक और हमले से वांग मिंग की सील टूट जाती है। ये देख के आर्चर चिल्लाता है, डैम ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा तेज है, मेरा एक भी तीर उससे टकरा ही नहीं रहा है। इस तरफ वांग मिंग जो कि अपने घुटनों पे आ चुका है, उसे प्रीस्ट हील कर रहा है। वो जोर से चिल्लाता है, हीलर्स मुझे जिंदा रखो और बाकी सब हमला जारी रखो, हम धीरे धीरे करके इसे हरा ही देंगे। जो देख के एमसी सोचता है, क्या धीरे धीरे करके इसकी एक एक हेल्थ कम कर रहा है, ये तो सच में ऑप्टिमिस्टिक है। पर ये एक चीज भूल गया कि ये अभी जंगली एरिया में है। अगर ये बैटल ऐसी चलती रहती है तो बाकी मॉन्स्टर भी अट्रैक्ट होते रहेंगे और होता भी ऐसा ही है। जनरल हमें दिखाते हैं कि कुछ मॉन्स्टर इन्हीं की तरफ आ जाते हैं। नीचे वांग मिंग भी इन दो डिस्कस्टिंग मॉन्स्टर्स को देख के बहुत हैरान हो गया था, जिन्हें देख के अपना एमसी सोचता है, ये करप्टर ये लेवल 2 का रेगुलर मॉन्स्टर है जो पूरी तरह से ब्राउन स्लाइम जैसी चीज में कवर रहता है। ये रेंज अटैक करता है, मतलब कि दूरी वाले हमले। तभी वांग मिंग के सामने से एक बंदा अपनी तलवार ले गुजर जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, बॉस बच के रहना। वो इन मॉन्स्टर पर हमला करने जाता है, उसकी तलवार इस मॉन्स्टर से टकराती भी है, पर उसका हाथ तो बिल्कुल स्लैम जैसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और अपना एमसी देख के सोचता है, "टैम, एक और हिडन क्लास, मैंने तो इसे पहले कभी देखा ही नहीं।" और इस तरफ इस तलवारबाज की तलवार से बस इसको 33 का डैमेज पड़ता है, जिसे देख के ये भी बहुत हैरान हो गया था और वो कहता है, इसका डिफेंस तो कुछ ज्यादा ही हाई है। तभी ये घिनौना सा मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ तो स्लाइमी सा फेंकता है और ये पूरा इसी के ऊपर ही थूक देता है और सेम उसका साथी मॉन्स्टर भी उस मेज के ऊपर ही सब थूक देता है, जिससे अभी दोनों बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग बदबूदार चिल्लाने लग जाते हैं। और वो बंदा चिल्लाता है, क्रैप ये तो ग्राउंड बाइंड है, हमारी मूवमेंट स्पीड ड्रॉप हो चुकी है। इस तरफ ऐसा ही एक मॉन्स्टर उस मेज गर्ल के ऊपर भी हमला करता है, तो ये मेज गर्ल भी मदद के लिए आवाज लगाती है। तो अपना एमसी अपनी जगह से तुरंत ही शैडोज में गायब होता है और तभी एकदम से उस मॉन्स्टर की गर्दन उड़ा देता है और ये सभी तीनों भी नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पर इतना चिल्लाता है, वो ये क्या हुआ, एक करप्टर को वन शॉट कर दिया। यहाँ पर वो करप्टर बिल्कुल लाइफ फोर्स में डिसॉल्व होने लगता है। यहाँ पर वो मेज गर्ल जिसके अपने एमसी ने जान बचाई, वो ये देख के चिल्लाती है, क्या ये किसने किया, कोई तुम्हारी मदद कर रहा है। इस तरफ ये तलवारबाज जिसके ऊपर अभी उस मॉन्स्टर की नजर है, ये चिल्लाता है, यूजुअली लेवल 1 के क्रॉलर को भी मारने के लिए हमारी पूरी टीम को झुंड बना के 10 सेकंड तक हमला करना पड़ता है, पर यहाँ एक लेवल 2 का करप्टर एक ही शॉट में मारा गया, ये कैसे पॉसिबल है। और तभी उसके पीछे वाले मॉन्स्टर की भी गर्दन उड़ जाती है और मॉन्स्टर को पूरा 441 का डैमेज पड़ता है, जिसे देख के तो ये भी अब समझ जाता है और वो जोर से कांपते चिल्लाता है, ये सच में एक इंस्टेंट किल था। वो अपने बगल में खड़ी मेज गर्ल जिसका नाम लेजी था उससे चिल्लाता है, क्या तूने इसको देखा, क्या तुझे पता चला क्यों कौन था। तो मेज गर्ल भी चिल्लाती है, नहीं। तभी वांग मिंग चिल्लाता है, किस्मत से वो हमारी तरफ है तो अब डिस्ट्रैक्ट मत हो और हमला जारी रखो, अब बस स्प्रिंट प्रेडेटर ही बचा है, तो अपनी हिम्मत बरकरार रखो। और दूसरी तरफ अपना एमसी भी एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 2 लेवल 2 के करप्टर्स को मारा है, तुम्हें 40 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, तुम्हें एक इवोल्यूशन पॉइंट मिला है और कॉमन रैंक की एक स्किल बुक मिली है वेनम डर्ट और 8 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन भी मिलती है, जिसे देख के अपना एमसी सोचता है, क्या वेनम डर्ट ये मिड रेंज के लिए एक पॉइजन डैमेज स्किल है, परफेक्ट, इसे तुरंत इवॉल्व करो। और ये तुरंत इवॉल्व हो जाती है। अब ये सिल्वर रैंक की पॉइजन डार्ट स्किल है जिसके आगे +2 लिखा है। ये असेसन क्लास की स्किल है जिसमें डेडली पॉइजन डार्ट्स को फेंका जाता है और इसकी मैक्स रेंज है 14 मीटर की। डार्ट हिट होने पे 120 का अटैक डैमेज देगा और इन्फ्लिक्ट कर देगा वेनम स्टेटस, मतलब अटैक के साथ साथ पॉइजन भी कर देगा। फिर इसका कूलडाउन भी है 5 सेकंड का। इसकी रिक्वायरमेंट है लेवल 2। इसका वेनम हर सेकंड तक 50% का कंटिन्यूअस डैमेज देता है 5 सेकंड तक और ये स्टैक नहीं किया जा सकता। यहाँ वांग मिंग उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था और वो अपनी शील्ड से उसके एक टेंटिकल के हमले को रोक लेता है, पर उसका दूसरा टेंटिकल उसके पेट में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो शील्ड से भी बच नहीं पाता, तो उसका दूसरा हाथ भी वो उसके आर पार कर देता है, जिससे वांग मिंग की भी चीखें निकल जाती है। यहाँ आर्चर वांग मिंग को चिल्लाता है और वो हीलर कहता है, नहीं ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं इतनी तेजी से उसे हील नहीं कर सकता। यहाँ वांग मिंग जिससे हीलर है बेबी हील कर रहा है, वो कांपती है आवाज में चिल्लाता है, तुम लोग भागो यहाँ से। तभी कहीं से एक पॉइजन डार्ट उड़ता हुआ आता है और वो सीधे ही उस मॉन्स्टर के सर के बीचों बीच जाके लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर भी चीखता रह जाता है। ये देख के इसके सारे टीममेट्स भी बहुत हैरान हो जाते हैं। ये हैरान चिल्लाते हैं, व्हाट द हेल, इस अटैक ने उस बॉस मॉन्स्टर की आधी एचपी को तुरंत गायब कर दिया। यहाँ इस बॉस मॉन्स्टर के मुंह से खून पानी के फव्वारे की तरह बहता जा रहा था। वो दर्द में घर घर करके चिल्ला रहा था। उसने अपने हाथों को पीछे ले लिया था, जिसकी वजह से यहाँ वांग मिंग भी नीचे गिर गया था। इसके सर से तो पानी का तुलतुला चलने लग गया था। ये जोर से एक धार लगाता और ये सीधा नीचे गिर जाता, क्योंकि अब वेनम का असर शुरू हो गया था। हर सेकंड इसको 324 की हेल्थ इसकी जारी आ रही थी और 5 सेकंड में ये वही पर ही मारा जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है, तुमने 90% से ज्यादा का डैमेज किया है तो सारी लूट तुम्हें ही जाती है। तुमने एक ब्राउन रैंक स्प्रिंट प्रेडेटर को मारा है।
तुम्हें 600 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम अब लेवल 3 पर पहुंच चुके हो। तुम्हें 2 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं और 55 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ टाइम मिली है। यहाँ अपना एमसी सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ये डाउट्स का डैमेज मेरी क्लास की पैसिव स्किल को ट्रिगर कर देंगे। अब पत्थर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेल्थ में रह के मैं अनलिमिटेड डार्ट्स फेंक सकता हूँ और अब इस अर्ली और मिड गेम में मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ हिडन क्लास के प्रीस्ट ने वांगमिंग की जान बचा ली है, पर वांगमिंग अपने एमसी का डैमेज देख के बहुत घबरा जाता है। वो चिल्लाता है, होली क्रैप, ये डैमेज, क्या ये बंदा सच में इंसान ही है? उस मॉन्स्टर के अंदर से लूट की लाइट निकल रही थी, मतलब कि उसी लूट में लाइफ स्पैम और उसकी सारी लूट होती है। तभी वो एकदम से गायब हो जाती है, जिस देख के ये भी बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या लूट लाइट गायब हो गई? ये देख के ये बंदा एकदम से खड़ा हो जाता है और वो इधर उधर देख के हाथ जोड़ने लगता है और वो कहता है, फ्रेंड, तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तभी इन लोगों को एमसी की आवाज आती है, क्या तुम लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हो? ऐसे जंगली इलाकों में ऐसे लोगों के ऊपर इतनी आसानी से भरोसा मत किया करो। तो वांगमिंग भी अपनी टीम को लेके यहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि ठीक है, आपकी एडवाइस के लिए शुक्रिया, मैं समझ गया। अब आप अपनी लूट को अच्छे से एग्जामिन कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरा नाम वांगमिंग है, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तुम कभी भी आ सकते हो। वहाँ पर लेजी भी कहने लगती है, "हे, मेरा नाम लिंजी है, जान बचाने के लिए शुक्रिया, क्या मैं आपको अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ सकते हो?" तो उसका दूसरा साथी कहता है, "हे, बात है बहुत हुई, अब चलो।" ये देख के अपना एमसी पहले तो लूट की लाइट को कलेक्ट करता है और वो सोचता है वांगमिंग थोड़ा रिलायबल तो लगता है, मतलब भरोसेमंद तो लगता है, प्लस उसके पास डक्सिया गवर्नमेंट का सपोर्ट है और उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस भी हैं। मुझे अपनी चीजें बेचने के लिए एक स्टेबल जगह चाहिए होगी, तो मैं जो चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकता वो इनको बेच सकता हूँ। तभी अपना एमसी इस लूट लाइट के ऊपर ग्रेडी हैंड का इस्तेमाल करता है। इससे एक नोटिफिकेशन बताता है कि तुम्हें 3 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं, 55 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिली है, तुम्हें स्प्रिंट पेरिटर का लेदर ग्रोव मिला है जो कि ब्रॉन्ज रैंक का आइटम है। फिर अपना एमसी स्प्रिंट पेरिटर लेदर ग्रोव ब्रॉन्ज रैंक के आइटम को एक्यूप कर लेता है। ये एक असेसन क्लास का ही गियर है जो फिजिकल डिफेंस को 9 से, सारे एलिमेंटल रेसिस्टेंस को 5 से और कूलडाउन स्पीड को 15% से इंक्रीज करता है। जिन्हें देख के अपना एमसी सोचता है ये बहुत ही अच्छी लूट थी। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरे पास अब भी बहुत सारे बाकी क्लास की गियर्स और स्किल बुक्स पड़ी हुई हैं। एक बार जैसे ही मेरा बैग फुल हो जाएगा मैं तुरंत अपने टाउन के लिए वापस चला जाऊंगा ताकि मैं इन सब को लाइफ स्पैम के लिए ट्रेड कर सकूं। और वो एकदम सीरियस टोन में कहता है कि इस बार मेरी प्रोग्रेस अपनी पिछली जिंदगी से 100 गुना तेज है और सॉन्ग फाई जल्द ही मैं तेरे लिए भी आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस एपिसोड को यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। चलो मैं तुम लोगों को एक छोटा सा स्पॉइलर दे देता हूँ, आने वाले एपिसोड में एमसी की बहन भी इस डीएम को ज्वाइन करने वाली है। तो क्या अपना एमसी उसकी मदद करेगा या उसे माफ करेगा ये तो हम आगे ही देखेंगे। पर हाँ, भले मेरा जुकाम ठीक हो गया हो पर मेरी आवाज अब भी थोड़ी सी भारी भारी सी लग रही होगी तुम लोगों को। पर हाँ, इतना चलता है, मैंने कोशिश किया आराम आराम से बोलने का, जितना हो सके उतनी नॉर्मल आवाज करने का। पर इसमें भी अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, 1-2 दिन तो ऐसा ही चलेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करो। ये सीरीज तुम लोगों को कैसी लग रही कमेंट सेक्शन में बताओ और आज चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। और मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।